हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिल्पी और आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए स्पेसिमेन 2024। ओके, फर्स्ट आई वाज गोइंग टू टेल यू अबाउट द चैप्टर द यूनियन पार्लियामेंट, बट आई थॉट आपको पहले मैं स्पेसिमेन से दिखा देती हूँ कैसा क्वेश्चन आ रहा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर द चैप्टर, so that you can know how to approach the chapter. Okay, that's why I'm here with the question paper. That is a little bit of changes in question paper that I'll show you how it is going to be changed and how you have to solve these questions. So as you know, this is for maximum 80 marks. Okay, and then you have to, one second, then you have to do attempt all the questions of part 1 and then 2 of 3 between in section A and section B में आपको क्या करना है कि 3 करने हैं 5 क्वेश्चन में से, ठीक है। So that is all clear. I think that you already knew about it. Okay, so what happens here in this question paper, what I saw is previously and this time what happens, see, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आ रहे थे there was a direct question who, when, was, which, this kind of question, ठीक है। But now what happening is आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए एंड एग्जाम्पल बेस्ड भी होना चाहिए, एंड प्लस यू हैव टू नो हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शन। ओके, सो हम यहाँ पे ऑप्शन वाइज सारे क्वेश्चन देखेंगे जितने भी एमसीक्यूज हैं और उसमें चेक करेंगे कि कैसे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। ओके, वील चेक एंड सी कैसे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो भी पढ़ाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसीलिए मैंने चैप्टर को अभी बात के लिए रख दिया है। फर्स्ट हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं सो दैट वी नो हाउ टू अप्रोच द चैप्टर। ओके, तो यूनियन पार्लियामेंट जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी कि हाउ वी नीड टू गो फॉर द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ओके, होप यू गेट इट। सो क्वेश्चन 1 इज चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओके, आपके इनिशियली क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं एज आई टोल्ड यू, और डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं इस बार। इसमें क्या हुआ है इस बार, आप अभी देखोगे आगे भी कई सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, सी व्हाट आई टोल्ड यू कि जब मैं आपको नरेशन ऑफ द स्टोरी बताती हूँ, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देती हूँ, एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट लिसन केयरफुली विद फ्री माइंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर। ओके, सो दैट अब क्या है कि चैप्टर जब अंडरस्टैंड हो जाएगा तब आप यहाँ पे टिक लगा सकते हो। कैसे, लेट्स सी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्डिनेंस इज कॉल्ड टेम्पररी लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सेम। सी, they are not asking directly what is ordinance. What is ordinance? They are not asking who introduced ordinance. They are not asking directly question. They are asking ordinance is called temporary law. Yes, it is called temporary law. They are already telling us. But how? They want us to know that हमारी concept clarity है या नहीं है। Okay? So these kind of question going to be formed, but don't worry, don't get scared. मैं जब आपको concept clarity कर दूंगी तो आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। So option A देखिए क्या है, only the cabinet can prepare an ordinance, ठीक है। but क्या ये इसको बताता है कि temporary law है? but it can relate it कि क्या ये temporary law को बता रहा है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। so ये वाला option नहीं हुआ। next option is it is issued when the parliament is not functioning. Yes, that is correct. When पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग दैट टाइम इट इज इश्यूड, यस इट इज करेक्ट। बट क्या ये बताता है कि दैट मीन्स दैट इज टेम्पररी लॉ? नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, इफ द पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव इट विद इन 6 weeks इट बिकम्स इन ऑपरेटिव। ओके, सो काइंड ऑफ यहाँ पे आपको हिंट नहीं लग रही है कि दैट मीन्स इन ऑपरेटिव हो जाता है विद इन 6 weeks। अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूव नहीं करती है दैट मीन्स इट बिकम्स इन ऑपरेटिव, दैट मीन्स इट कैन बी कॉल्ड टेम्पररी लॉ। So option C will be correct. So what you have to know is आपको concept पता होना चाहिए। What is ordinance? Okay, what is ordinance and what is temporary law? Okay, so understand all the keywords and definitions. Okay, आप जब भी चैप्टर को अप्रोच करोगे, if you are reading yourself और अगर आप मेरा वीडियो देख करके आप देख रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना है और डेफिनेशन, कीवर्ड्स का मीनिंग इस पे ध्यान देना है। बिकॉज एज यू कैन सी द क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द टेम्पररी लॉ, इट्स नॉट अबाउट ओनली ऑर्डिनेंस, इट वाज लाइक ऑर्डिनेंस इज कॉल्ड टेम्पररी लॉ। कैसे कह सकते हो आपकी ये टेम्पररी लॉ है? सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। ओके, these kind of question can be formed in MCQs. Okay,
but it's very nice that ICSE is doing this. It's like competition level up हो रहा है, but it will be very helpful to you further, because आगे भी competition ऐसे बढ़ता ही चला जाता है ना, तो it's good that कि आपका standard और बढ़ रहा है चीजों का. Okay, next question देखो. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गिवन बिलो द डिटेल्स दे दी गई हैं. ठीक है, डिटेल्स किसके बारे में दी गई हैं, सेलेक्ट द पर्सन हु फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. ओके, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है, इनमें से हमें शॉर्ट आउट करना है कि कौन सा है, क्या W होगा, X होगा, Y होगा, Z होगा. क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि ऐसी कैसे टेबल दे दिया. नो, नॉट एट ऑल, डरना बिल्कुल नहीं है. ओके, करना क्या है, फर्स्ट read the question carefully. Okay, read the question carefully and then recall राज्यसभा के लिए क्राइटेरिया क्या थे. Just recall it. राज्यसभा के लिए क्राइटेरिया क्या थे. मैं आपको पूरे क्राइटेरिया सब कुछ बहुत क्लियरली आपको बताऊंगी और सारा रटा भी दूंगी, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. ओनली रट्टा फाइन विल नॉट वर्क. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राज्यसभा है. ठीक है, तो राज्यसभा का क्राइटेरिया क्या होता था कि कौन सी एज वाले लोग आ सकते थे. क्या वो 35 की एज वाले आ सकते थे राज्यसभा में? नो, नॉट एट ऑल. ये क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको कैंसिल कर दो. 25 की एज वाले राज्यसभा में आ सकते थे? नो, दैट कैन बी इन लोकसभा. तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं हुआ. ओके, क्या 31 है, 31 भी एज कोई ऐसा मेंबर आ सकता है राज्यसभा में? नो, नॉट एट ऑल. तो इसे भी आप क्रॉस कर दो सिंपली. बचा गया आपका ये वाला बचा, जो 30 है. 30 इज द रियल एज जिससे आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो. ओके, बाकी आगे क्या लिखा है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उससे आपको टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि आपने यहाँ पे एलिमिनेट मेथड लगा करके ना क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बिकॉज यू नो द क्राइटेरिया ऑफ राज्यसभा. आपने एज वाला मेथड लगाया, हो गया. ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं, इतना परेशानी नहीं होना है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अप्रोच करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे करना है. सेकेंड, आप इस पे कर सकते हो कि आपने एलिमिनेट कर दिया, आपको जो जो क्राइटेरिया पता थे आपने एलिमिनेट कर दिया. तो आपके पास 2 ऑप्शन है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के. और प्लीज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिएगा. एंड ऑलरेडी जो मैंने 2 वीडियोस आप लोगों को बनाकर दिए हुए हैं सिविक्स के, उसमें बेसिक क्वेश्चंस है, विच व्हेन इस टाइप वाले क्वेश्चन है, तो आप उन्हें भी लगा के ही आओ. ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली भी है डेफिनेटली, बट आई वुड से 70% जो है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्रैक्टिकल नॉलेज पर है. ठीक है, चलो लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन. ओके, the third question is the opposition feels that the ruling government does not have the majority in Lok Sabha and wants to bring down the government. ठीक है, which of these motions will the leader of the opposition move? Okay, फर्स्ट हमें मोशन पता होने चाहिए, कौन कौन से एड्रेस होते हैं, कहां पर होते हैं, लोकसभा में होते हैं. ठीक है, कौन कौन से मोशन ऑपोजिशन पार्टी जो है वो लाती है और किस लिए लाती है. तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली टिक कर लोगे. कैसे? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया, देखो, मोशन विल द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मूव. ऑपोजिशन ऐसा कौन सा मोशन लेकर के आएगा फर्स्ट, एंड क्या करेगा, रूलिंग गवर्नमेंट होगी, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में ला रहा है ना लोकसभा में, तो ऐसा कौन सा मोशन होगा जो इसके अगेंस्ट में आएगा. मैंने ऑलरेडी आपको एक नॉर्मल से क्वेश्चन कराए थे जो पिछले वीडियो में, उसे मैंने आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन बताया हुआ है, ऑलरेडी बताया हुआ है, तो प्लीज गो थ्रू इट वंस, ताकि आपको जो सिंपल लाइन वाले एमसीक्यूज है वो क्लियर हो जाए. ठीक है, तो यहां पर आपका आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, बिकॉज दैट इज द ओनली मोशन जिसकी वजह से आप क्या, ऑपोजिशन जो है वो जो रूलिंग पार्टी है उसको क्वेश्चन कर सकता है. ठीक है, तो जब मैं मोशन आपको एक्सप्लेन करूंगी द यूनियन पार्लियामेंट में, देन यू विल गेट टू नो. डोंट वरी अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग, इट्स जस्ट आपको पता होना चाहिए कि पेपर आने कैसे वाला है. एंड आई नो आप में से बहुत से लोग होंगे दैट जिन्होंने अभी चैप्टर सारे नहीं पढ़े होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. आपको चैप्टर मैं सारे पढ़ा दूंगी, बट फर्स्ट यू नीड टू नो कैसा क्वेश्चन पेपर बनेगा. ओके, बिना इसके तो मतलब आपको जाने नहीं. इट्स लाइक अ रोड. आप वो वाला स्ट्रैटेजी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजी वाला हिस्ट्री का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि क्वेश्चन पेपर का गो थ्रू जाना बहुत जरूरी है और सिलेबस का. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आ रहा है. व्हेन द सुप्रीम कोर्ट रिव्यूज एनी जजमेंट मेड बाय इट रिमूव एन एरर, इट फॉल्स अंडर ज्यूरिडिक्शन डैश ज्यूरिडिक्शन. तो जब सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो रिव्यू करती है जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही है या नहीं है, ऐसा वो रिव्यू कर सकती है. तो जब वो रिव्यू कर सकती है तो वो उसके कौन से ज्यूरिडिक्शन में फॉल करता है. तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जब आप सुप्रीम कोर्ट का पढ़ोगे तो आपको ये डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है,
ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता है, बस आपको टिक लगाना है। तो रिव्यू करने के लिए आपका होता है ये रिवाइजरी, ओके, रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। हाँ, आइडेंटिफाई द ऑफिशियल हु फॉर्म द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इंडिया। ओके, तो ये क्या पूछ रहे हैं, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, या फिर कौन है जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट में तो बताऊंगी, बट फॉर नाउ बस आप इतना जान लो कि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन में नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के, ओके। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दिख रहा है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिख रहा है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दिख रहा है, और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दिख रहा है। एंड आई एम सेइंग कि जो नॉमिनेटेड होते हैं सिर्फ वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाते हैं, नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो आपका कौन सा करेक्ट होना चाहिए, पी और आर वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन ढूंढो कहाँ है, पी और आर, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। ऐसे करके करना है, मतलब दिमाग हल्का सा लगाना पड़ेगा, ठीक है, बुद्धू बन के नहीं बैठना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो आई थिंक जैसे आते हैं क्वेश्चन वैसे ही एनालॉजी बेस्ड वाला क्वेश्चन है। ये तो सिंपल है कि कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज सिविल केसेस, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो होती है वो सिविल केसेस के लिए होती है, ओके। एंड देन सेशन कोर्ट किसके लिए होती है, एडवाइजरी, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन और अपील। तो ये आपकी होती है क्रिमिनल के लिए, ओके। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज सिविल केसेस के लिए, और जो आपकी सेशन कोर्ट होती है वो क्रिमिनल के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ इतना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है पेपर देख के, ठीक है, आराम से लगाना है पेपर। और अगर एप्लीकेशन बेस्ड आ भी रहा है कुछ, तो मैं यहाँ बताने के लिए खड़ी हुई हूँ, ठीक है, कि क्या कैसे आपको उसको अप्रोच करना है, ओके। ऑल यू हैव टू डू इज कि जितना बोला करूं बस उतना सुनते रहा करो, अच्छे से कान खोल के और बिना टेंशन के। मेरा वीडियो जब भी देखें टेंशन अपनी किनारे रखी आइएगा प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम पढ़ेंगे, आईएनसी का पूरा फॉर्मेशन पढ़ेंगे, नेशनल मूवमेंट्स पढ़ेंगे, उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी आएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके दो क्या दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद हमको यहाँ पर बताना है कि बी और ए का कैसा रिलेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा कि पूछ क्या रहे हैं। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट ऑप्शन स्टेटमेंट ए इज, Gandhi's civil disobedience was based on engaging in negotiation with the British. No, I don't think so, because negotiation पे तो बात हो ही नहीं रही थी, he was like disobedience है ना, तो negotiation पे बात नहीं हो रही थी disobedience में। So I feel this option is not correct actually. And option B, Gandhi believed that violence and aggression are counterproductive टू अचीव एनी गोल। हाँ बिल्कुल सही है, गांधी का ऐसा मानना था ना, गांधी जी का, कि जो भी आप अगर वायलेंस में जाते हो तो ये आपके गोल को अचीव करने में नहीं हेल्प करेगा। तो ये तो आई फील दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बट क्या ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं क्या वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, बी कॉन्ट्राडिक्ट्स ए, बी इज द रीजन फॉर ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। So I feel option D is correct. A and B are independent of each other. I feel this is the correct because मुझे A वाली स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका अगर आपके टीचर्स ने या कहीं ने भी किसी ने भी डिस्कस किया हो तो इसका कमेंट करके बताइएगा, बट एक्सप्लेनेशन के साथ, सिर्फ A B C D मत करिएगा प्लीज, एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे बताइएगा सो दैट आई कैन क्लियर इन अनदर वीडियो। बट आई फील ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज इसमें थोड़ा सा मुझे इस वाली स्टेटमेंट में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ी लग रही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री नेम्ड एक्स। ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, इन दिस क्वेश्चन देयर इज लाइक आपको पुराना जो वर्नाकुलर प्रेसेक्ट है वो दिया जा रहा है, बट आपको एग्जाम्पल अभी का यूज करना है, ठीक है। इट्स लाइक अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको ठीक से पढ़ना और ध्यान देना, ओके। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री नेम्ड एक्स, ठीक है, एक कंट्री है उसका नाम है एक्स, हैज डिसाइडेड टू एनफोर्स अ लॉ सिमिलर टू द वर्नाकुलर प्रेसेक्ट which was enacted by the British in India 1878 to control and regulate the vernacular precept. First we need to know vernacular precept क्या था।
ही इज सेइंग कि एक कंट्री एक्स है जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की तरीके से कोई एक एक्ट लगा रहा है, ठीक है, आई गॉट दैट पॉइंट। बट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, पहले तो ये बताओ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि ब्रिटिशर्स थे रूलिंग में, ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, रूलिंग थे, ठीक है, और क्या हो रहा था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बैन कर दिए थे सारे इंडियंस वाले जितने भी न्यूज़पेपर जर्नलिज्म मीडिया था उसको बैन कर दिया था, जो क्या करता था, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट न्यूज लाता था। तो ब्रिटिशर्स रूलिंग थे और जो हमारे इंडियंस थे वो तो वीकर में चल रहे थे उस समय, ठीक है, इट्स लाइक ऑपोजिट टू देम। और वो लोग अगर कुछ भी ऐसे ऑपोजिशन में आपका मीडिया पे ला रहे होते थे तो ये लोग क्या करते थे कि उसको रोकने के लिए इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में आपको बैन कर दिया जाता था कंप्लीटली, आप न्यूज़पेपर या जर्नलिज्म में काम नहीं कर सकते हो क्योंकि आप अगेंस्ट न्यूज ला रहे हो, तो आपको अगेंस्ट न्यूज नहीं लाएंगे। तो दैट काइंड ऑफ थिंग वाज हैपनिंग इन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ओके। तो मान लो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की तरह, जस्ट सपोज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की तरीके से अगर अभी किसी कंट्री ने ऐसा कोई एक्ट चला दिया है तो क्या होगा, क्या होगा उसका, देखिए, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द इन्फॉर्मेंस ऑफ द लॉ इन एक्स, कंट्री एक्स में कौन होगा जो बेनिफिट करेगा इस वाले लॉ के अकॉर्डिंग, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंग कंट्री एक्स में कौन है जो कि क्या करेगा, बेनिफिट करेगा, सिटीजन्स का तो कोई लेना देना ही नहीं था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में, सिटीजन्स तो बस अपना पढ़ते हैं पेपर और देख लेते हैं। ऑप्शन बी द मीडिया इंडस्ट्री, नहीं, मीडिया इंडस्ट्री को बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि मीडिया को तो बैन कर रहे थे ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। ऑप्शन सी द ऑपोजिशन पार्टी, नो नॉट एट ऑल, क्योंकि इंडिया उस समय ऑपोजिशन पार्टी थी और ब्रिटिश रूलिंग में थी, तो ऑपोजिशन पार्टी को तो बैन कर रहे थे ना अगर कोई भी बोल रहा था तो ऑपोजिशन पार्टी बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद कौन सा आता है, द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, दैट मीन्स ये आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिएगा, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट, ओके, किसको बेनिफिट हो रहा था, क्वेश्चन की कीवर्ड्स पे ध्यान देना, ओके, बेनिफिट किसे हो रहा था, रूलिंग को हो रहा था ना, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिशर्स को हो रहा था, वो रूल कर रहे थे। अब फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं ले लूं कोई कंट्री एक्स, तो जो रूल कर रहा होगा उसका ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करना है प्रैक्टिकली, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, आराम से प्रैक्टिकली कर लो कि कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, इतना परेशान मत होना क्या समझा दिया है कैसे समझा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1856 the British East India Company justified the annexation of Awadh, a princely state in northern India on grounds, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के चैप्टर में, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अवध का एनेक्स कैसे हुआ था। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है, ड्यू टू अलीग्ड मिसगवर्नेंस बाय द नवाब ऑफ अवध। ये क्या किया था, ये एक एलिगेशन लगा दिया था इन लोगों पे और उसके बाद में एनेक्सेशन ऑफ अवध हो गया था, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट चैप्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो वीडियो है उसे चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से भी आ रहा है कि आपका जो पुराना कोई न्यूज़पेपर है उसका आर्टिकल से आ रहा है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। अब इससे आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा कि ये वाली थ्योरी कब काम कर रही थी। तो यहाँ पर आप पहले देखोगे कि क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है, ऑस्ट्रियन थ्रोन के बारे में लिखा है, मर्डर हो गया था, इनका हो गया था, ठीक है। तो इट वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द अबव इंसिडेंट। ये जब हुआ 1914 में जब ये हुआ तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। अब देखो यहाँ से रिलेट करने के लिए दो तीन चीजें। फर्स्ट, अगर आपको ये वाली न्यूज पता है, अगर चैप्टर से आपको ये वाली न्यूज पता है तो आप वहां से रिलेट कर सकते हो कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप ये 1914 देखो, 1914 में कौन सा इंसिडेंट हुआ था, जरा दिमाग लगाओ, ठीक है। 1914 में कौन सा इंसिडेंट हुआ था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। अच्छा, ये वाला इंसिडेंट हुआ था, ओके। अब फिर क्या करोगे आप, अब उस इंसिडेंट के अकॉर्डिंग आप देखोगे ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शंस में आपके क्या दिया गया है, इट लेड टू द सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका, इट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑस्ट्रेलिया एंड हंगरी बिकम टू इंडिपेंडेंट नेशन, और ऑप्शन डी है आपका डेमोक्रेसी रिप्लेस्ड मोनार्की इन मैनी कंट्रीज। तो आपका क्या हुआ था 1914 में, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद करो कौन सा इंसिडेंट था। सो इट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओके। तो ऐसे करके आप रिलेट करके भी आंसर कर सकते हो, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें से हमको ऑड वन आउट फॉलोइंग जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। टू प्रमोट अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट,
to remove any misconceptions regarding the intentions of the government, to protect and advance the political rights and interests of the Muslims, to abolish the जमींदारी सिस्टम. ओके, आइडेंटिफाई क्या करना है? ऑड आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऑड वन हैज टू आइडेंटिफाई. पहले आप सारे ऑप्शन पढ़ लो जल्दी जल्दी से. ठीक है, पढ़ लिया, फिर एक बार और रीडिंग लगा लो उसको. उसके बाद आप देखो कि क्या कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपस में को रिलेट कर रही है किसी इंसिडेंट से या किसी भी चीज से. तो आपको यहाँ पे देखिए रियलाइज होगा कि ये मुस्लिम से रिलेट कर रहा है. ठीक है, ये भी जो आपका है ये आपका गवर्नमेंट या मुस्लिम से रिलेट कर रहा है. ठीक है, और ये भी आपका देखिए प्रोटेक्ट एंड एडवांस पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम से रिलेट कर रहा है. तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ना आपके, ये मुस्लिम लीग के स्टेटमेंट से रिलेट कर रहे हैं. मुस्लिम लीग में जो क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं तो उससे रिलेट कर रहा है. बट ये जो जमींदारी सिस्टम है ना, ये यहाँ पर बिल्कुल ऑड है, क्योंकि जमींदारी सिस्टम का मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं था. देयर वाज नथिंग इज ऑन जमींदारी सिस्टम. जमींदारी सिस्टम वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस. ठीक है, मुस्लिम लीग वाज डिफरेंट एंड जमींदारी सिस्टम वाज डिफरेंट. ओके, सो दे कैन नॉट बी कोरिलेटेड, सो इट इज द ऑड वन आउट. ठीक है, दिस वन इज ऑड. तो इस वाले क्वेश्चंस में आप पहले क्या करोगे, अच्छे से आप पूरे ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शंस पढ़ोगे, उसके बाद ट्राई करोगे कि क्या रिलेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. अ कॉलेज स्टूडेंट नेम्ड रोशनी इज डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन अ प्रोमिनेंट इंडियन लीडर whose core work revolved around दलित राइट्स. ठीक है, तो रोशनी कोई है रोशनी आप जो है जो प्रोजेक्ट कर रही हैं, किस पे कर रही हैं? दलित राइट्स पे प्रोजेक्ट कर रही हैं. ठीक है, रोशनी ने क्या किया है? एक दलित राइट्स पर प्रोजेक्ट बनाया है. ठीक है, आई गॉट दैट पॉइंट. तो रोशनी जो है, हु इज रोशनी मोस्ट लाइकली राइटिंग अबाउट? रोशनी किसके बारे में लिखना चाहेंगी? कौन होंगे? यानी कि वी नीड टू नो हु वाज रिलेटेड टू दलित राइट्स. ओके, रिफॉर्म्स वाले चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट राइट्स ऑफ दलित ऑल्सो. ओके, वहां पर हम पढ़ेंगे इन प्रोमिनेंट लोगों के बारे में. सो फर्स्ट ऑप्शन इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी एंड ज्योतिबा फुले. सो वी कैन से ज्योतिबा फुले, क्योंकि ज्योतिबा फुले वाज रिलेटेड टू सत्यशोधक समाज एंड ही वाज वर्किंग फॉर दलित राइट्स. तो यहां से आप क्या रिलेट कर सकते हो कि अच्छा ज्योतिबा फुले के बारे में बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये पूछ रहे हैं हु इज रोशनी मोस्ट लाइकली टू राइटिंग अबाउट. किसके बारे में रोशनी लिखेगी? क्योंकि उसे दलित राइट्स के बारे में लिखना है. सो वो ज्योतिबा फुले. ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हुआ? डी करेक्ट हुआ. तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि ऑप्शन को रिलेट करना है. ठीक है, ऐसे करके आप ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो. ये प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द कॉज फॉर द रिन्यूअल ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि अगर आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है तो उसमें क्या आपका कौन सा जो इमीडिएट कॉज था वो पूछ रहे हैं. फेलियर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, रॉलेट एक्ट था, माउंटबेटन प्लान था, या फिर फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन था. तो आपका ये तो कॉन्सेप्चुअल वाले में चला जाएगा कि डायरेक्टली सिविल डिसओबीडियंस क्या हुआ था कि पहले स्टार्ट हुआ फिर बाद में रुक गया, फिर उसके बाद फिर से इन्होंने रिन्यू कर दिया था. तो रिन्यू क्यों कर दिया था? इन्होंने रिन्यू कर दिया था फेलियर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में. ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपको आईएनसी का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूंगी. उसके बाद नेशनल मूवमेंट पूरा एक्सप्लेन करूंगी, इरविन एक्ट तक पूरा हम लोग जाएंगे. वहां पे यू विल गेट टू नो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें चली थी. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव अ टर्म ऑफ. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर से डायरेक्टली आ जाएगा, इसमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज का नहीं है. दैट इज ऑप्शन ए 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज ऑफ अ dictator ruling over country X is most aligned with the ideology of Mussolini. So what you need to know here is Mussolini का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुसोलिनी से रिलेटेड चीजें तो पूछ रहे हैं, बट आपको मुसोलिनी का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है कि मुसोलिनी की आइडियोलॉजी क्या थी तो क्या आप इसे सॉल्व कर पाओगे? नहीं. सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन यू कैन टेक द करेक्ट आंसर. तो बेसिकली मेरा इतना सा कहना है कि आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने की जरूरत है इस बार. ठीक है, रटने से नहीं चलेगा. डोंट बी रट्टाफाइंग. ओके, सो ऑप्शन ए इज प्रायोरिटाइजिंग मिलिट्री एक्सपेंशन, प्रमोटिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्रिएटिंग अ हेल्थ केयर प्रोग्राम फॉर ऑल सिटीजंस इक्वली, ऑफरिंग फाइनेंशियल एड टू सपोर्ट एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड्स. तो मुसोलिनी की जो आइडियोलॉजी थी वो काम करती थी आपकी ऑप्शन ए, प्रायोरिटाइजिंग मिलिट्री एक्सपेंशन. ये सारी चीजें भी अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे हम वन बाय वन तो सब क्लियर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज डिस्क्राइब द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी. एक मिनट मूव कर दें.
थैंक यू। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज डिस्क्राइब द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी मतलब जहाँ पे आपका अलाइनमेंट ही नहीं हो रहा है वो अलग। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल या एग्जाम्पल बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। अ कंट्री फॉर्म्स अ मिलिट्री अलायंस ओनली विद द यूनाइटेड स्टेट्स। अ कंट्री मेंटेन्स रिलेशंस विद बोथ factions during the Cold War and does not take sides. A country is part of religious movement advocating non-violence. और ऑप्शन डी, a country aligns with Soviet Union and receives military aid. तो आपका क्या है, देखो नाम से ही क्लियर होता है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, मुझे अलाइन ही नहीं करना है किसी के साथ में। सो इट वाज ऑप्शन डी, a country maintains, ऑप्शन बी, a country maintains relations with both faction during the Cold War and does not take sides. किसी की साइड नहीं लेनी है, इट्स जस्ट नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। ओके, तो ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है थ्योरी से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि और क्या क्या चीजें थी आपकी। ये क्वेश्चन 2 में कुछ ऐसा सा आपको पैरा दिया हुआ है, ठीक है, एक हेडलाइन दे दी गई है, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हेडलाइन क्या दे दी है कि मैसूर लोक अदालत में 53 years old civil case involving Kannada poet Skin. This case went for a total of 53 years in various courts, involved 10 advocates and 40 witnesses. First you need to know about the court system. Okay, then you need to know about the लोक अदालत सिस्टम. Okay, and then you need to know कि आपको इसको आंसर कैसे करना है. State any 2 advantages of लोक अदालत that can be deducted from the above news headline. अब आपने लोक अदालत के जो एडवांटेजेस है वो आपने रट रखे हैं, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो पैरा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको 2 एडवांटेज लिखने हैं। जो पैरा में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको 2 एडवांटेजेस लिखने हैं। तो पैरा के अकॉर्डिंग व्हाट आई कैन सी इज कि आपका फर्स्ट तो 53 ईयर ओल्ड का जो आपका केस चल रहा था वो सॉल्व हो गया। दैट मीन्स कि विद इन अ लिमिट आप एक केस को सॉल्व कर सकते हो अगर लोक अदालत का एडवांटेज है ये, ठीक है। लोक अदालत का एडवांटेज क्या है कि आप कम टाइम ऑफ स्पैन में चीजों को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, 10 एडवोकेट्स लग रहे हैं, 40 विटनेसेस लग रहे हैं, तो ये जो पेंडिंग केसेस वाला सीन है वो कम हो जाएगा अगर लोक अदालत आएगा। एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि ये जो 10 एडवोकेट्स और 40 विटनेसेस है इनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी कम हो जाएगा। तो इस पैरा से आप इस तरीके से आंसर करोगे, ना कि ये कि जो रट के गए हो वो चारों पॉइंट लिख दोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपका, बाकी ये जो क्वेश्चन है ये तो सारे पिछले टाइप के ही हैं। जब क्वेश्चंस बताएंगे तो उसमें ही मैं आपको बताती चलूंगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नया पूछा नहीं गया है जिसमें आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें करनी पड़े। हाँ, बट एक क्वेश्चन और है वो मैं दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, यस दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक पैरा दिया गया है, एक इंसिडेंट का पैरा दिया गया है। इंसिडेंट क्या दिया गया है, द मूवमेंट हैड जनरेटेड वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी एंड ब्रिटिश वर लुकिंग फॉर अ वे टू एंड इट। गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम कस्टडी इन जनवरी 1931 एंड द 2 men began negotiating the terms of the pact। ठीक है, तो 1931 का एक इंसिडेंट है, इससे रिलेटेड पैरा है। फर्स्ट आप ये देखोगे कि क्या पैरा में लिखा हुआ है, पूरा पैरा 2 बार पढ़ लेना, ठीक है। जो इनिशियली आपको टाइम दिया जाता है ना पढ़ने के लिए, उसमें पढ़ भी लेना ढंग से। पहले आप पढ़ना कि ये जो 1931 वाला इंसिडेंट है वो कौन सा था, इरविन वाला था, याद आ रहा है कुछ? वो अभी मैं जब एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इरविन पैक्ट वाला टाइम है, यानी कि ये 1931। सो दैट मीन्स कि इस पैसेज में जो पूछ रहे हैं वो इरविन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इरविन पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नीचे क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, हु वाज द वाइसराय हु नेगोशिएट विद गांधी जी। दैट मीन्स वाइसराय कौन था उस टाइम, इरविन था, क्योंकि इरविन के टाइम का ये पूछ रहे हैं। इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। तो इससे आपको क्या करना है, आपको डेट याद है, आपको कॉन्सेप्ट याद है, आपने पैसेज पढ़ा, आपने तुरंत को रिलेट किया। थोड़ा सा आप को रिलेट करोगे कि हाँ मैंने जो थ्योरी पढ़ी है वो इस पैसेज से ऐसे रिलेट हो रही है, और उसी के थ्रू आप आंसर कर दोगे। अननेसेसरी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ओके, तो यहां से आप क्या कर दोगे, इरविन आंसर कर दोगे। उसके बाद जो भी मेंशन एनी 3 इंपैक्ट्स, तो आप ऑलरेडी इंपैक्ट्स पढ़ चुके होगे इरविन पैक्ट के, तो वो आप लिख लोगे यहां से। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गेस इट कि आपका ये जो पैसेज है वो कहां से आ रहा है, वो किस इंसिडेंट से रिलेटेड है। तो उसको आप 1-2 बार पढ़ोगे तभी तो आएगा। और इसके लिए क्या करना है, जब भी मैं चैप्टर का आपको नरेशन करूंगी, पूरा आपको जब चैप्टर समझा रही होती हूँ जिस भी वीडियो में, उसे बस खुले दिमाग से सुनना है, समझना है कि मैं क्या क्या चीजें बता रही हूँ, क्योंकि उसी में मैं आपको सारे इंसिडेंट स्टेप बाय स्टेप सारे क्लियर करती जाऊंगी। आईएनसी से लेकर के इरविन तक सारा का सारा स्टेटमेंट में क्लियर करूंगी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम द यूनियन पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले मैंने सोचा कि आपको एक बार बता दूं कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं सिविक्स में से। सिविक्स में मोस्टली आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड आ रहे हैं और प्रैक्टिकल बेस्ड आ रहे हैं। एज यू कैन सी कि वो कितने मेंबर्स कहाँ से थे, तो उस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो जब मैं आपको चैप्टर क्लियर करूंगी, पढ़ाऊंगी, तो आप बस सुनिएगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करने की कोशिश करिएगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जितने भी वीडियो है प्लीज उनको सबको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस बाकी के हैं ना इसमें, वो मैं जब चैप्टर वाइज आपको पढ़ाती जाऊंगी तो वैसे वैसे मैं क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है। ओके चलिए, आपको आई होप कि सारी चीजें समझ आई होंगी, और इफ इन केस कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।